वाले को पता होगा, गलत तर्जुमा। जब आपके पास प्रेस नोट आया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आदमी ट्रांसलेशन कर रहा है उसको कल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। आप कहेंगे कि कश्मीर के लोग जो है आज 2 लोग वहां से निकले जो हेरन पहने हुए थे, ठीक है, आप ये लिख रहे हैं कि 2 बंदूक बरदार कश्मीर में हेरन पहने हुए पाए। ये किसको समझ आएगा अगर आप बाहर किसी को बताएं? आपकी इंग्लिश प्रेस नोट आएगा 2 टेररिस्ट्स वर वेयरिंग कश्मीरी हेरन। जो कॉपी एडिटर है उसको पता होना चाहिए भाई अगर ये ब्रॉडकास्ट कश्मीर में होता है वहां तो समझ ही जाएंगे हेरन क्या है, लेकिन अगर ये ब्रॉडकास्ट आउटसाइड कश्मीर के लिए तो आपको इसको इलॉबरेट करना पड़ेगा। भले ही वो चीज़ आपने स्क्रिप्ट में नहीं लिखी, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि भाई देखने वाला जो है या सुनने वाला उसके दिमाग में आएगा कि हेरन क्या चीज़ है। आपको बताना पड़ेगा कि हेरन कश्मीर का रिवायती लिबास है। ये वैल्यू एडिशन करना कॉपी एडिटर करना जो तर्जुमा निगाह जो तर्जुमा आपका काम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं, बस प्रेस आउट वाले हमारी आदत है कि हम क्या करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, उसमें मेरा क्लास एंड सबसे बड़ा उसूल क्या है लिखने का, चाहे टेलीविजन हो अखबार, कीप इट शॉर्टेस्ट एंड सिंपल। जितना शॉर्टेस्ट आप तर्जुमा कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, इतना बना। देखिए फर्क क्या है, अखबार 2 तरह के स्क्रिप्ट्स होते हैं। एक स्क्रिप्ट होता है लिखने का, दूसरा होता है सुनने का। जो अखबार का स्क्रिप्ट है या जो हम ब्रेकिंग न्यूज में लगाते हैं, हिजाब पट्टी देख रहे हैं ना, वहां लिखा होगा राजेश, यहाँ लिखा होगा जो भी लिखा, ये पढ़ने की भाषा है, पढ़ने की जबान है। ये हमें सिर्फ आंखों से पढ़ना है, इसका कानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि नहीं। दूसरा जबान क्या है, दूसरा ट्रांसलेशन का क्वेश्चन क्या है, जो कानों के लिए। आप वीडियो में काम करते हैं, आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो किसी के कानों को सुनना है, आंखों का कोई लेना देना नहीं। आप टेलीविजन में वॉइस ओवर करते हैं या एंकर कुछ पढ़ता है, वो किसके लिए है, वो कानों के लिए। तो आपको खुद समझना चाहिए इतना बड़ा फर्क है स्क्रिप्ट लिखने में। जो स्क्रिप्ट आप कानों के लिए लिखेंगे उसका तर्जुमा अलग तरीके से होगा, और जो स्क्रिप्ट आप आंखों के लिए लिखेंगे उसका तर्जुमा अलग। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है ज्यादा प्रिंट मीडिया का। जब हम टेलीविजन में काम करते हैं वो वहां पर वही जो लिखने वाली जबान होती है अखबारों के लिए, उसी जबान का इस्तेमाल होता है। आप वहां कैसे लिखेंगे, सवाल आपको मुझे टेलीविजन में इंट्रोड्यूस करना होगा, आप लिखेंगे राजेश रैना, ग्रुप एडिटर ईटीवी नेटवर्क में आज मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में आके हमारे साथ आज रॉन्ग ट्रांसलेशन पढ़ रहे। ये बोलचाल की भाषा नहीं। मैं अक्सर देख रहा हूँ, हम लिखते हैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू आज यहाँ आए। ये लिखने की जबान, ये पढ़ने की जबान नहीं, ये बोलचाल की जबान नहीं, ये अखबार की जबान है। यहाँ लिखा होगा नरेंद्र मोदी, ठीक है, वजीर आजम हिंदुस्तान। अगर ये आपको वॉइस ओवर करना है, इसका ट्रांसलेशन आपको करना है किसके लिए, जो आपको किसी को पढ़ना है, या एंकर पढ़ेगा या वॉइस ओवर के लिए यूज हो। आप थोड़ी लिखेंगे नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान आज जापान चले गए। आप कैसे लिखो, आप कैसे पढ़ोगे इसको, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जापान के दौरे पर। ये बोलने की भाषा है, ये सुनने की भाषा, ये बोलचाल की जबान। पढ़ने की जबान क्या है, नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान, ये कैप्शन। यहाँ लिखने की जरूरत, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम, वो अच्छा नहीं लगेगा। ये बेसिक बात हमें समझना है, और बाकी जितने भी फंडामेंटल जबान के तर्जुमे के हैं इसी के इर्द गिर्द घूमना है।
So television and radio script is meant for ears, and print script is meant for eyes. But nowadays there are two types of scripts in television also. One is meant for ears, another is meant for eyes. आप लगातार स्क्रॉल्स देख रहे हैं, लगातार टिकर देख रहे हैं, वो अखबारी टिकर है, वो लिखने के लिए। लेकिन जो आप एंकर को दे रहे हैं, जो ट्रांसलेशन आप वहां कर रहे हैं, वो पढ़ने के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भाषा होनी चाहिए, जो जबान होनी चाहिए, बिल्कुल आसान होनी चाहिए। मेरा तजुर्बा है, जितने लोगों की उर्दू उतनी, मतलब एकेडमिक एरिया में उर्दू उतनी अच्छी नहीं मिली, उतनी हायर स्टडीज उन्होंने उर्दू में नहीं की, वो ज्यादा कामयाब है मीडिया में, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी क्या है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अल्फाज ढूंढ ढूंढ के नहीं निकालेंगे, वो इफाम तफहीम नहीं लिखेंगे, वो कोई गलती का फरोगजाज नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? भाई हम कोई कसर बातें नहीं उठाएंगे इस काम को पूरा करने, क्योंकि ये बोलचाल उन्होंने सुना होता है, और जो हम आसपास के माहौल में भाषा बोलते हैं, सुनते हैं, उसी का यूज हम टेलीविजन में करते हैं, उसी का यूज हम मीडिया में करते हैं, और वही मीडिया आपसे वही तर्जुमे लेकर कामयाब होते हैं। वरना आप किताबों की भाषा लिखेंगे, किताबों की जबान लिखेंगे, वो किसके समझ आएगा? तो जब भी आप तर्जुमा करेंगे, ये बुनियादी चीजें, भाई हमारे गूगल कौन है, हमारा रीडर कौन है, हम किसलिए लिखते हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस के अंदर कल्चर क्या है, इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। और अक्सर देखिए क्लॉजेस हम बहुत यूज करते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि लिखने की तो आदत ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ टाइप ही करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो आज जापान के दौरे पर गए, ने कहा है, जो भी कहा है, पाकिस्तान के साथ हम बातचीत की। अक्सर आपने देखा होगा जो हम अखबार में जबान का यूज करते हैं, इसी तरह का होता है। दिस इज वेरी बैड ट्रांसलेशन। जो भी ये ट्रांसलेशन करता है, वो सीधे अंग्रेजी का सोर्स उठाता है और उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु इज ऑन 3-day visit to Japan reached this place and said this. जब ये प्रश्न टॉपिक आए, आपको ये सोचना है कि यार मीडिया में ये चीज मुझे पता नहीं। अगर टेलीविजन है तो जो एंकर होगा, न्यूज रीडर होगा, वो सुनाएगा किसी को, सबसे पहले उसका इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ने से सांस फूल जाए, बोलेगा। और टेलीविजन में रिटेक का कोई चांस नहीं है, ठीक है? एक बार उसने बड़ा पढ़ दिया तो वापस नहीं आएगा वो सेंटेंस। अखबार में क्या है, आपको अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई सेंटेंस समझ नहीं आया, कोई लफ्ज समझ नहीं आया, आप जेब में कटिंग रखोगे, यहाँ आके गुलाम साहब के पास आपके सर इसका मतलब बताएंगे। टेलीविजन नहीं है। टेलीविजन में एंकर ने बोल दिया आज हैदराबाद में बड़ा सर था, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ गुजरते रहेंगे, ये क्या बोल सकते, एक फरका सुनेगा, दूसरा फरका सुनेगा, एक बार उसी फिर वो दूसरे दिन का वेट करेगा, कुछ कहा था उसने तो समझ नहीं, क्योंकि उसके पास चांस ही नहीं। फिर मेरे पास फोन आएगा, अरे हम परेशान है, आपके एंकर ने सुबह कुछ फरका 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 कुछ ऐसा बोला था, मुझे समझ नहीं आया। सो देयर इज नो रिटेक इन टेलीविजन। इसलिए जो आपकी जुबान है, आसान से आसान लफ्ज ढूंढना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि कभी कभी हमारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, उनको लग रहा है कि अगर हम चोरी लिखेंगे, ये शायद हिंदी का शब्द है, हिंदी का लफ्ज, उर्दू जबान में इतनी मीठी जबान है और इतनी एडॉप्टेबिलिटी जबान है, जो हिंदुस्तानी जबान है वो तो बनी ही इन्हीं सभी जबानों से है। तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी सब जबानों के संग है कि नहीं? और चोरी हिंदुस्तानी लफ्ज, इसका ओरिजिन जो है इंडियन लैंग्वेज में,
इंडियन लैंग्वेज सिस्टम है, तो इसको अडॉप्ट करने से उर्दू जबान की नहीं पड़ेगी, इससे और एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन सरकार लिखने से उर्दू जबान सुकड़ जाएगी। हम कोई हिकमत नहीं करेंगे उर्दू जबान ऐसे अल्फाज लिखने से जिससे कि ये जबान बिल्कुल सुकड़ती जाए। हम खिदमत की जबान की तब करेंगे जब हम ऐसे अल्फाज यूज करेंगे जो यूसेज में हो। अल्टीमेटली डिक्शनरियाँ बार बार तब्दील क्यों हो जाती है, वरना जो 18वीं सदी की जो बनी थी डिक्शनरी वही जिंदगी में रहती है ना उर्दू, उसमें तब्दीलियाँ क्यों आती है? क्योंकि नए अल्फाज आते हैं, एवोल्यूशन होता है ज़बान। और एवोल्यूशन कैसे होता है? वो डिपेंड करता है लोगों की यूसेज पर, कौन से लोग किस लफ्ज को कैसे यूज करते हैं। कभी कभी गलत यूजेज करते हैं कुछ अल्फाज का, जैसे हिंदी वाले कुछ अल्फाज अडॉप्ट करते हैं हमारे उर्दू से, ख्यालात बोलते हैं, हालात बोलते हैं, तो हमें उनको करेक्ट करने की जरूरत है। ईडी में हमारे चैनलों में भी ये चलन हुआ था, मैंने इसको करेक्ट किया, मैंने इनको समझाया हालात को जो है एक जमा है, उसको हालात नहीं लिख सकते, इसको हालात ख्यालात नहीं लिख सकते। इनको हमें मीडिया में करेक्ट करने की जरूरत है। अगर ये गलत हुआ है इसको हमें करेक्शन करना है। लेकिन कुछ अल्फाज जैसे हम लिखेंगे हार्ट अटैक लिखना है, दिल, हार्ट को क्या बोलते हैं भाई? दिल बोलते हैं ना, दिल तो सभी समझते हैं। जब कोई शायरी लिखता है, शेर शायरी से तो आप सभी बातें करेंगे, जितने भी शोरा गुजरे हैं उन्होंने रोमांटिक शायरी में दिल का ही इस्तेमाल किया, किसी ने कल्ब का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप रोमांस में कल्ब का इस्तेमाल करेंगे वो रोमांस खत्म हो जाएगा, उसके लिए दिल बना हुआ है बस। अगर हम हार्ट अटैक को मीडिया में, टेलीविजन में कल्ब पर हमला लिखेंगे, सबसे पहले कल्ब बोलना भी मुश्किल है, कश्मीरी लोग बोली नहीं भाई, हम तो भाई को भाई बोलते हैं, है ना, भाई को भाई बोलते हैं, और गैन काफ आप इसका तो है ही नहीं तस्वुर वहाँ, क्योंकि इलाकाई जबानों में है ही नहीं, ग्रामर में है ही। तो इसलिए इसमें इमोशनल होने की जरूरत है। जो आसान अल्फाज है उनका ट्रांसलेशन में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप कामयाब होंगे और तभी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। और सेंटेंस, अब देखिए ये सेंटेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो जापान के दौरे पर कहीं नहीं पाए, इसको समझा, तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा दो सेंटेंस। मैं लिखूंगा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जापान के दौरे पर रवाना, इसी जगह पहुंचने पर उन्होंने वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने ये चीज, ये मुझे 3 हिस्सों में इसको तकसीम करना होगा, तभी वो इंफॉर्मेशन व्यूअर्स तक, रीडर्स तक ठीक से पहुंच जाए। अगर मैं इसकी खिचड़ी बनाऊंगा जो प्रश्नों पर लिखा है उसी को ट्रांसलेट करूंगा। आपको पता है वेस्ट में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? बीबीसी वाले भी, बीबीसी गया था पास अपना, आई स्पेंड 7 days देयर उनके न्यूज़ में, मैंने वो देखा वो ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। उनके पास तो प्रश्नों को हालांकि इंग्लिश में ही जाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है ट्रांसलेट। लेकिन जितनी भी कॉपीज आती हैं, जितनी भी एजेंसीज की कॉपीज आती हैं, वो प्रिंट स्टाइल में, प्रिंट तो अभी भी डोमिनेट करना है ना इस मीडिया में। वहां ब्रॉडकास्ट राइटर्स जो उस स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करते हैं इनटू टेलीविजन जबान, टेलीविजन स्टाइल। वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं पहले इसको, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब चूंकि अंग्रेजी की अपनी जबान है वो मेमोराइज करते हैं उसको। मेमोराइज करने के बाद वो पासवर्ड यहाँ हैंड देते हैं, फिर खुद टाइप करते हैं। जब वो अपने दिमाग से उसको फिर टाइप करते हैं तो वो कन्वर्सेशनल भाषा बन जाती है, कन्वर्सेशनल जबान बन जाती है, बोलचाल की जबान बन जाती है। उसमें जो प्रिंट के जितने भी उसमें पहलू होते हैं, जूस होते हैं, वो उसमें से निकलते हैं।
इसी तरह यहाँ जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, जब आप तर्जुमा करेंगे, उसके क्रक्स को समझना है। वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो फिर तो आप लिखेंगे ना कि नाउ समर इज राउंड द कॉर्नर। कोई लिखेगा इसका कि जो है अभी मौसम में गर्मा जो है कोने में खड़ा है या कोने में इंतजार कर रहा है। एक बार हमारे कॉपरेटर में लिखा और जो टेलीकास्ट भी हुआ, वहाँ एक सेंटेंस था, पाकिस्तानी सोल्जर्स दे स्ट्राइक इंडियन बंकर इन लद्दाख। उसने लिखा पाकिस्तानी सिपाहियों ने लद्दाख में हिंदुस्तानी बंकर के सामने हड़ताल। सीनियर कॉपरेटर, एक तो कॉमन सेंस होती है, भाई पाकिस्तानी फौजी हड़ताल क्यों करेंगे? तो स्ट्राइक, उसने सिर्फ स्ट्राइक जो है उसी पर्सपेक्टिव में सोचा। स्ट्राइक का मतलब है हड़ताल, हालांकि कश्मीर ही नहीं था, वहाँ अक्सर हड़तालें होती रहती हैं, उसका ताल्लुक गुजरात से। तो एक जिम्मेदारी का काम है क्लास में, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। और अखबार में देखिए ग्रुप रीडिंग होती है, ग्रुप रीडर्स होते हैं, उनकी नजरों से हर चीज गुजर जाती है। टेलीविजन में वो नहीं है। आप कभी आए हमारे पास टेलीविजन में काम कीजिए, क्या 12 बजे वहाँ कौन सा ग्रुप रीडिंग होती है? जो वाकया सबसे अरे यार एनडीटीवी चला दिया, लगा दो यार, 5 गलतियों के साथ चल रहा है, उसके बाद तो इसलिए जो लोग हमारे पास हैं वो बाइलिंगुअल भी नहीं, अब हमें काम चलाना पड़ रहा है। पिछले 5 साल से तलाश है हमें न्यूज़ एंकर, कोई नहीं मिला। जिसका इंटरव्यू करता हूँ मैं, जब उसका सीवी आता है उसमें लिखा होता है कि आई नो उर्दू। जब हम ऑडिशन भी दिल्ली में मंगाते हैं उर्दू जबान नहीं होता, तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। एक दो बार ऐसा हुआ जब वो आए यहाँ पर, वो बोल रहे हैं हमको उर्दू अच्छी बोलते हैं लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे। आज के बाद अब क्या करता हूँ मैं, जब भी कोई सीवी मेरे पास आता है, उसका लिखा होता है कि मुझे उर्दू जबान आती है, मैं उसको बोलता हूँ उर्दू में लिखा होता है कि हिंदी में लिखते हैं, फिर वो वहाँ से बोलते हैं हिंदी में लिखते हैं। ये प्रॉब्लम है आज की जनरेशन जो है उर्दू से नावाक है। और इमला की कितनी गलतियां हैं, बेसिक्स, हालांकि उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम जब 10th क्लास के बाद उर्दू को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। हम सोचते हैं कई लोग जो पीएचडी करके मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए थे दिल्ली में, लखनऊ में, वो बोलते थे हमें बहुत अच्छी उर्दू आती है, हम ये करते हैं। मैं उनको बोलता यार मुस्तासा लिख के दिखा, 10 में से 1 आदमी मुस्तासा लिखा। मुझे लग रहा है यहाँ भी कई लोगों ने एक्सेप्शनल उसको इंग्लिश में कहते हैं। नहीं कुछ नहीं, हमने एक ही बरादरी के लोग यहाँ पर है कि नहीं, सभी साथ में बरादरी, ये इंट्रोडक्शन की बात है, ये लम्हे क्रिया की बात है, और हम उर्दू जबान की बात है। अगर हम सपोज हिंदी जबान की बात करेंगे और फिर उर्दू सीखने के लिए क्लास रखेंगे, आप ठीक है उसमें जाएंगे सब कुछ, लेकिन हम मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, ये तो मौलाना आज़ाद का नाम है, फिर उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर आप उर्दू कोर्स यहाँ आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो शोबे उर्दू में थे, वहाँ से हमने कितनी बार रिटन टेस्ट किया उर्दू के लिए, किसी को उर्दू नहीं। मुस्तासा लिखने की बात तो बहुत दूर है, आम और आम में फर्क है कि तो बेसिक्स हमें आने चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में, अगर आपने कोई शोबा चुना है, आपने साहब को चुना है, सबसे पहले इस शोबे को चुन के बहुत बड़ी गलती की, सही कह रहा हूं। लेकिन अगर आपने जानबूझ के गलती की, फिर आपको इसके नतीजे भुगतने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये एक ऐसा फील्ड है जहां रेस है,
उस रेस में आपको हमेशा दौड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। अगर आप जीतेंगे नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस जर्नलिज्म के जहन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। कोई अखबार में जाता है, अखबार के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, आपकी ज़बान अच्छी हो, आपका ट्रांसलेशन स्किल्स अच्छे चलेगा। लेकिन टेलीविजन में आने के लिए इन चीज़ों के साथ साथ आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आपका रिपोर्टर बनेगा, आप चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे इंटरव्यू करने के लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, ये चीज़ें मैटर करेंगी। कोई ट्रस्ट कोड फॉलो नहीं होता है टेलीविजन, लेकिन करना पड़ता है। जब एक रिपोर्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक चैनल को, एक मीडिया हाउस, उसने किस तरह का लिबास पहना है, वो किस तरह खुद को कैरी करता है, उसके साथ कॉन्वर्सेशन का नाम जुड़ जाता है। सो यू हैव टू प्रेजेंट। हम बिल्कुल कैजुअल अप्रोच लेके चलते हैं इस फील्ड में। ऊपर हमने जो है ब्लेजर पहना है या ऊपर हमने शर्ट और पैंट पहना है, चप्पल देखेगा, चप्पल पहन के चलते। दिस इज वेरी बैड। ये चीजें बहुत मैटर करेंगी जब आप आगे जाके किसी जगह इंटरव्यू देने जाए। तो इसके साथ साथ मतलब बात तर्जुमे की हो रही थी, लेकिन हम उस दायरे से थोड़ा बाहर चले गए, लेकिन ये रिलेटेड चीजें। तो अपने आप को तैयार करना है, और जब आप ट्रांसलेशन करने बैठेंगे, कुछ अखबार की 2 लाइन अपने सामने रखें, एक कॉलम अपने सामने रखना, उसको एक नोटबुक में ट्रांसलेट करना, उसके बाद किसी को दिखाएं, किसी टीचर सर मैंने ऐसे ट्रांसलेट किया। जो काम आप बाद में किसी मीडिया हाउस में जाएंगे, वहाँ बाद में सोचेंगे मैं वहाँ सीखूंगा, उसकी तैयारी आप पहले से करें। और आपने तो माइंड बनाया होगा कि क्या मुझे अखबार में जाना है या मुझे टेलीविजन में जाना है, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करें। टेलीविजन में जाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का भी सहारा चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको टाइपिंग उर्दू टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए, और आपको सोशल मीडिया से वाकिफ होनी चाहिए। आज तो ट्विटर का ज़माना है, आज फेसबुक का ज़माना है, आज यूट्यूब का ज़माना है, उन सब चीज़ों से आपको वाकिफ होनी चाहिए। कल आप किसी चैनल में जाएंगे, आपको पता नहीं चला यूट्यूब पे विजुअल आया, आपने कि वो क्या मतलब यूट्यूब में क्या मीडिया आपको फिल्म का रिव्यू लिखना पड़ेगा, कोई अभी कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, आपको ऑपरेटर देगा। टेलीविजन जैसे स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, जो शिफ्ट में उसको हर काम करना पड़ता है। आपको स्पोर्ट्स की भी कॉपी लिखनी पड़ेगा, आपको स्पोर्ट्स का भी तर्जुमा करना पड़ेगा, आपको साइंस की खबर का भी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, आपको फिल्म का भी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। आपने मेरे तो फिल्म नहीं, तो एक वक्त आएगा जब 1-2 सालों में वो सोचेंगे इसको तो न इसको फिल्म आती है, न इसको स्पोर्ट्स आता है, ये तो सिर्फ होता है ऐसे शॉर्ट स्टोरी का, ये किस काम है। सो यू हैव टू बी ऑलराउंडर, जिस भी फील्ड में जाना है ऑलराउंडर, हर चीज़ आनी चाहिए, सिर्फ ट्रांसलेशन काफी नहीं है, उसके साथ साथ एडिटिंग, पैकेजिंग, ग्राफिक्स, सब चीज़ों की नॉलेज है। तो कोई आपकी तरफ से कोई डाउट, हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ सवाल आपके जहन में हुआ रहे जो आप पूछ सकते हैं। नहीं देखिए, दिस सेशन हैज टू बी इंटरैक्टिव, वरना फायदा क्या है एक लेक्चर इट हैज टू बी इंटरैक्टिव, इट शुड नॉट बी अ वन वे डिस्कशन। कोई आपके जहन में कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। इसमें लड़के की इंग्लिश अच्छी है, उर्दू अच्छी है, लेकिन वो कभी तर्जमा के फन से जो है वो करीब नहीं हुआ है। तो जब इस तरह इस फील्ड में अगर वो ध्यान देना चाहता है तो उससे पहले क्या करना चाहिए? उसकी उर्दू अच्छी है, उर्दू अच्छी है और इंग्लिश भी पढ़ लिख लेता है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, माना मैंने थोड़ी देर के लिए वो, लेकिन जैसे कुछ न्यूज़ पढ़ता है तो वो उसके मतलब को, उसके मफहूम को अंडरस्टैंडिंग कर लेता है। तो अब सवाल ये है कि मतलब वो अगर दोनों ज़बान में महारत हासिल करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो
सबसे पहले अखबार पढ़ना है। अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है, जो हमारी लैंग्वेज को पॉलिश करता है, चाहे वो उर्दू अखबार हो चाहे वो अंग्रेजी अखबार। उर्दू अगर आपकी मादरी जबान है तो उर्दू अखबार आप इसलिए पढ़ेंगे, या उर्दू या किसी चैनल पर न्यूज़ रीडर आप इसलिए देखेंगे कि मीडिया की जबान क्या है, किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कैसे तर्जुमा किया जाता है। आप बहुत बड़े अदीब हो सकते हैं, आपने PhD की होगी, आपने 10 किताबें शाया की होगी, लेकिन आपको अगर कब बताया जाएगा एक सेंटेंस लिखना है, खबर लिखना है, हो सकता है आप उसमें पीछे रहें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, वो फीलिंग देने के लिए, वो आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा और तालिब इल्म की तरह पढ़ना है। आजकल हम अखबार कैसे पढ़ते हैं? हेडलाइन, सुबह आगे पहले हेडलाइन पढ़ ली, फिर वो फिल्म वाले पेज पर आ गए, कतरीना कैफ अखबार पढ़ने के बाद में किसी को पूछ लेते क्या ध्यान नहीं। अगर पढ़ना है स्टूडेंट की तरह, याद रखना है और उससे कुछ सीखना है, सीखने के लिए पढ़ना। मैं फिल्म देखने जाता हूँ, मैं फिल्म इसलिए नहीं देखने जाता हूँ कि बस वहाँ हीरो हीरोइन का वहाँ देखूंगा नाच करना। मैं देखने जाता हूँ कि किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आई है सिनेमा में, कैसे कैमरा मूवमेंट्स, एडिटिंग किस तरह के नए इफेक्ट्स, मैं बहुत चीजें यू हैव टू ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना है आपको। जब आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको एक ऑब्जर्वर की तरह आपको सोचना है कि मुझे भी अखबार में काम करना है, यार कैसे ये हासिल कैसे। फिर आप अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी अखबार से आपको थोड़ा सा पता चलता है सेंटेंसेस कैसे होते हैं, और फिर कोशिश कीजिए उसको उर्दू में तर्जुमा करने की। देखिए आप किस हद तक कामयाब हो, कहाँ आप अटक रहे हैं, कौन से अल्फाज हैं जिनसे आप सिर्फ 4 या 5 अल्फाज में रोज जिनको आप सीखना है, उनको आपने ज़हन में रखा, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे पहले से, तो जब आप किसी जगह काम करने जाए तो आपको किस मौजूद पर ज़्यादा फोकस करनी पड़ती है, यानी कौन सा उसमें पेपर में सियासत है या फिर आपको वो आपका अपनी चॉइस है, आपकी स्पोर्ट है। सर आपने कहा कि BBC लंदन में हम गए, वहाँ देखा कि अगर आपके पास उनके पास कोई वहाँ से आती न्यूज़ आती है तो वो मिनवान पहले इंग्लिश में आती है, वो सामने रख के फिर पेपर को फेंक देते हैं, फिर उसके अपने माइंड से वो लिख देते हैं। तो क्या ऐसा करने में गलतियाँ नहीं होती? देखिए फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स नोट डाउन करके रखते हैं अपने पास। जो फैक्ट्स होते हैं वो तो सेम रहेंगे, तो वो 30 लोग कहीं बने हैं, कहीं 2000 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा किया गया है, वो फैक्ट्स अपने पास रखते हैं, पॉइंटर्स बनाए। लेकिन जब वो टाइप करने बैठते हैं तो बोलचाल की जबान में होता है, वही चीज़ वो दोबारा लिखते हैं एंड दे अगेन क्रॉस चेक द कॉपी, फैक्ट में कुछ गलती नहीं है। लेकिन बोलचाल की जो जबान होती है अक्सर बेशतर, जैसे हम लोग भी न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं या देखते हैं, ऐसा भी कभी आ जाता है कि उस बोलचाल की जबान से जज्बात उभर जाते हैं। तो ऐसा भी इस वक्त के मीडिया में देखा जा रहा है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। मैं वही कह रहा हूँ, हमें रोड साइड लैंग्वेज यूज नहीं करनी। बोलचाल में बहुत कुछ बोलते हैं, बोलचाल से मुराद आम फहम, सादा व सही ज़बान ऐसे बोलचाल का मतलब है बोलचाल में हम कभी गाली भी दे देते हैं। आम फहम भाषा जो है, आम फहम जबान जो डेली यूसेज में हम, सपोज आप घर जाते हैं, आप अपने घर वालों के साथ बात करते हैं, कैसे करते हैं? आप अगर यहाँ से अपने घर जाएंगे, वहाँ आपकी बहन, आपका भाई, आपके फादर पूछेंगे भाई आज आपने दिन में क्या किया, आप कैसे बोलोगे? तो जिस अंदाज में आप बोलेंगे वही टेलीविजन की जबान, वही अखबार की जबान। क्या मैं इसलिए अक्सर सपोज हमारे लोग जब पीस टू कैमरा देते हैं, मतलब जब रिपोर्टर सामने आ जाता है या एंकर जब आ रहा है टेलीविजन पे, बहुत सारे एंकर आपने देखे होंगे बिल्कुल रिजिड होके जो है ऐसे बैठे हैं, नाज़रीन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बात कर ऐसे क्यों बैठना है? मैंने कई लोगों को बोला ऐसे क्यों बैठना है, लेकिन हम ऐसे जैसे किसी ने बांध के रखा
ये सोच रहे हैं कि हमें लाखों लोग देख रहे हैं, कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन टीवी कितने लोग देखते हैं? आप अगर टीवी पे आ जाएंगे कल न्यूज रीडर बनेंगे, कितने लोग आपको देखेंगे? बताइए, आप बताइए कितने लोग देखेंगे? हजारों लाखों देखेंगे क्या? नहीं, आज तो जहाँ भी वो चैनल होगा वहाँ के लोग देखेंगे, अक्सर लोग देखेंगे। जो टेलीविजन पे न्यूज़ चैनल के शौकीन है वो देखेंगे। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कितने लोगों के साथ, मैं अभी बात कर रहा हूँ कितने लोगों के साथ बात कर रहा हूँ? 20 लोगों के साथ। जब मैं टेलीविजन सेट में बात कर रहा हूँ कितने लोगों के साथ? 3 लोगों के साथ, सामने 2 या 3 लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। वो लाखों करोड़ों लोग मेरे सामने हॉल की तरफ नहीं बैठे हैं, मैं उनको भाषण दे रहा हूँ। मैं 4 लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, 4 लोगों के साथ कैसे बात करता हूँ? वो क्या आम है हमारा, अरे भाई क्या हाल चाल है, कहाँ गए थे? मैं बोले अरे आप कैसे हैं, आप कहाँ गए? वो कैसे खुद को आइडेंटिफाई करेगा मेरे साथ, मेरी चैनल के साथ? यही भाषा के साथ, जबान के साथ। आप सोच रहे हैं जब आप ट्रांसलेशन करते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले आता है यार, जब मैंने अपनी थीसिस दी, जब मैंने एमपी किया था, वहाँ मैंने इस आर्टिकल में ये वो लफ्ज़ यूज़ किया था, उसको नहीं यहाँ यूज़ किया। तो आप ट्रांसलेशन के साथ नाइंसाफ़ी करें। जितना आसान से आसान लफ्ज़ आपको मिले उसका आप ट्रांसलेशन में यूज़ करें, और जितने छोटे से छोटे सेंटेंसेस आप बना सकते उतने सेंटेंस बना सकते। सबमिट कर दीजिए उसको। लेकिन सर सहाफत में दूसरी चीज़ है, इस वक्त की सहाफत आज़ाद सहाफत है? देखिए मैं अपनी बात कहूँगा, आई हैव नो राइट टू टॉक ऑन द पॉलिसीज ऑफ अदर चैनल्स, राइट? मैं पिछले 14 साल से टीवी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हम बिल्कुल अनबायस्ड और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम सिर्फ आवाम के साथ हैं, हम सिर्फ लोगों के साथ, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं, ना हम किसी खास इंडिविजुअल के साथ, हम लोगों के साथ। हाँ, इंडिया में डोमिनेट पॉलिटिक्स करती है मीडिया में, क्योंकि हर चीज़ यहाँ हमारी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। लोगों का खाना, लोगों का रोटी, लोगों का कपड़ा, लोगों की सड़क, लोगों का सब कुछ, ये सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। किसी के घर में खाना नहीं है तो सरकार है, किसी के मोहल्ले में सड़क नहीं है तो सरकार इसमें इन्वॉल्व है, किसी ने किसी को मारा तो एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए जब आप टीवी चैनल देख रहे हो आपको लग रहा होगा कि जो रूलिंग पार्टीज हैं वो ज़्यादा दिख रही है चैनल, ये कंपल्सन। आज आपका चीफ मिनिस्टर जो है कहीं पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, दौरा करेगा, कुछ बोलेगा, किसी को 2 करोड़ देगा, ये तो आपकी हेडलाइन रहेगी। हाँ, अगर आपके यहाँ पर 4 किसानों ने सुसाइड किया, अगर आप उस खबर को चौथी हेडलाइन दिखा रहे हो और वजीर आला का जो है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का द्वारा फर्स्ट हेडलाइन दिखा रहे हो, तो यू आर बायस्ड, आप बायस्ड हो। तो ये प्रायोरिटी जो एडिटर होता है, जो चीफ एडिटर होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसका उसके हाथ में। हाँ, कुछ हाउसेज ऐसे हैं जहाँ हो सकता है जो आपने सवाल उठाया सही है। तो सर ये हेडलाइन के लिए जो है क्या मतलब उसूल होता है या उसका प्यार मोहब्बत से एडिटर किसी भी मतलब न्यूज़ को हेडलाइन बनाना है? देखिए, हेडलाइन तो किसी कोई एडिटर अपनी मर्जी से नहीं लगाएगा, वो तो न्यूज़ वैल्यू वो कितने लोगों को इफेक्ट करती है, उसका इम्पैक्ट कितना है, उस हिसाब से बनाया जाए। और सर आपने जैसे कहा कि अगर कश्मीर में किसी आर्मी को कोई आर्मी वाले ने किसी को गोली मारी तो कश्मीर में मतलब कि उसको शहीद लिखे और यूपी में मतलब कि उसको दहशतगर्द लिख दिए, तो अगर हकीकतन वो दहशतगर्द है तो कश्मीर में शहीद लिखे फिर वाराना। शहीद में नहीं बोल रहा हूँ, शहीद नहीं, लेकिन हम टर्म थोड़ा यूज करते हैं, सॉफ्ट टर्म मिलिटेंट, क्योंकि हमारे लोग वहाँ वल्नरेबल कंडीशंस में काम करते हैं, हम सभी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन हकीकतन वो दहशतगर्द नहीं है और यूपी में दहशतगर्द लिखा गया अगर अखबार में, तो ये तो दुरुस्त नहीं है, जैसे उसूल एक उसका। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो दहशतगर्द नहीं उसको तो कहीं दहशतगर्द नहीं लिखा जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ हर चीज़ जहाँ जब हम किसी ऐसे तबके में काम करते हैं
जो डिस्टर्ब लोग, मैंने 8 साल वहाँ पर रिपोर्टिंग की है कश्मीर में, मैं जानता हूँ किस तरह के कंपल्सन जर्नलिस्ट के साथ उनको गुजरना पड़ता है। जब हमारे न्यूज़ रूम में मिलिटेंट आते थे, पर्सनल चलाते थे, सपोज आपके जो है सर पे कोई बंदूक रखेगा, बोलेगा कि भाई अभी एक पर्सनल मेरा लगा इसको मुजाहिदीन के एरिया कमांडर ने आज वहाँ का दौरा किया। लेकिन सर वो दोनों तरफ से है, फौज की तरफ से भी वहाँ, वो दोनों तरफ से, एक ही तरफ से नहीं हो रहा। कभी कभी आपने देखा होगा कि गोली चल जाती है, 2 मासूम बच्चे मर जाते हैं। हमें उसको हाईलाइट, हम थोड़ी बोलेंगे भाई आर्मी वाले ने किया है, हम उसको थोड़ा ये करेंगे, कवर करेंगे। नो, हमें ब्लास्ट करना है। हाउ कैन दे किल 2 इनोसेंट पीपल? भाई फौज तो फिर भी एक ट्रेंड है ना, उनको कई प्रिकॉशंस लेने हैं। सपोज टेररिस्ट का तो ना कोई मजहब है ना कोई उसका ईमान है, वो तो ट्रेंड नहीं है, वो तो एक ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करता। अगर उसने 2 लोगों को मारा ठीक है, वो तो टेररिस्ट है, बट यू आर नॉट ए टेररिस्ट। इफ आर्मी मैन और पुलिस मैन ऑल्सो बिकम्स ए टेररिस्ट, फिर हम किस पे विश्वास करेंगे? सो ये मीडिया की जिम्मेदारी है इन सभी इश्यूज को हाईलाइट करना है, उनको दबाना नहीं। मैं सोचूंगा तो आर्मी वाला इसमें इन्वॉल्व है, हम जो असली साथी होता है उसको कोई मजहब नहीं होता, उस वक्त इमोशंस, मजहब, वो सब आपको पीछे रखना है। सबसे पहले हम आवाम के लिए काम करते हैं, उनकी हमें सोचना है। मैं अगर गलत बयानी करूँ, गलत रिपोर्टिंग करूँगा, मेरा चैनल कौन देखेगा? सब लोग सड़कों पे आए कि भाई ईटीवी तो झूठ बोल रहा है। आज ईटीवी की क्रेडिबिलिटी क्यों है कश्मीर में? हम दबाते नहीं, हम सच्चाई होता है। लेकिन वही सर वहीं पहुँचे, जैसे कि हाल ही हमारे कश्मीर में सैलाब आया, जहाँ फौज लोगों को बचा रही थी वो दिखाया, लेकिन 7 नौजवानों ने 13 फौजियों को बचाया, किसी ने नहीं दिखाया। वो आपने ईटीवी पर देखा? बहुत कम। मैं दूसरे चैनल की बात नहीं करूँगा। ईटीवी का अपना रिपोर्टर रिपोर्ट अब्दुल्ला भी, उसे भी 200 लोगों की जान। वो अब्दुल्ला की कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने जवानों को निकाला उनको नहीं दिखाया क्या? उनको भी शुजात बुखारी के साथ हमारी पूरी टीम थी, वो वॉलंटियर के साथ काम करते थे, जो गांव देहात से लोग आए थे उनके साथ। आपने उन दिनों जो मैंने लड़ी से लिखे थे वो भी उसी पर फोकस थे। जैसे कि मैं हैदराबाद में रह के अक्सर ये देखता हूँ, यहाँ के पेपर में मेन लाल चौक में या किसी में, चाहे उसमें कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो, पॉलिटिक्स हो या कुछ, वहाँ कुछ हो जाए उसको हेडलाइन दी जाती है, लेकिन वहाँ कितना अमन है वो नहीं दिखाया जा रहा है। यस, यू आर राइट। लेकिन उस परसेप्शन, ये मीडिया की उस जिम्मेदारी। परसेप्शन को ईटीवी ने खत्म किया। जो शाम उसको को वो एक हद तक पूरी इस वक्त कश्मीर में इसी वजह से आप अगर देखेंगे अब हमने उसको 1 घंटे का कर दिया, इसीलिए किया क्योंकि कश्मीर को प्लेटफॉर्म नहीं था। बाकी चैनल दिल्ली कश्मीर को खबर बनाते हैं जब वहाँ बम फटता है, जब वहाँ फिल्म फटता है। लेकिन हम हमारे बुलेटिन में आप देखेंगे वो 2% या 3% होगा, क्योंकि इंसिडेंट है, हम उसको लगा रहे हैं। बाकी कल आपने देखा होगा अनुपम खेर का हमने ट्विटर रात में इंटरव्यू किया, और अनुपम खेर ने हमारे रिपोर्टर को बोला मैं कश्मीरी में बात कर रहा हूँ, मैं कि उर्दू में बोलूँ, एंड ही स्पोक कश्मीरी। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है उसको हम निभाते हैं। उसमें देखिए हम यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी, और कुछ असूल भी हैं, कुछ ब्रॉडकास्ट के असूल हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। हम उन जो सीमाएं हैं उनको हम पार नहीं कर सकते। कुछ गाइडलाइंस है ना, सपोज कोई वहाँ बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, हम उसको नहीं चला सकते प्लीज, बिकॉज वी आर इन इंडियन मीडिया, वी कैन नॉट प्रमोट दैट काइंड ऑफ सक्सेसिज्म ऑन आवर चैनल, वी विल नॉट टॉलरेट इट। और अगर गलती से चल गया विल गेट नोटिस फॉर दैट, बिकॉज वी आर इंडियन मीडिया। सो ये चीज़ें हैं, इसको हमें बैलेंस करके चलना। राजेश जी का कल मैं प्रोग्राम देख रहा था, इंडो गार्डन में आपका रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था अनपक खैर ने कहा कि मुझसे कश्मीरी बात कही, ये जानते हुए कि वो रिपोर्टर ठीक है उर्दू का है, जानते हुए, क्या ये कुछ नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल असर्शन तो नहीं था उस कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए कि इस जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे जहाँ थे वो डेफिनेटली बेसिकली देखिए अनुपम खेर को उतना आइडिया नहीं होगा, उसने सोचा कि जी का रिपोर्टर कश्मीर में, तो मैं इसी भाषा में बात करूँ। क्या अगर इंग्लिश का चैनल वाला होता वो ये कहते, ये उसे नहीं कहते, लिंग्विस्टिक कॉलोनियल हैंगओवर है। लेकिन इनको मालूम था कि ईटीवी उनको ईटीवी कश्मीर
कश्मीर के बारे में देखते हैं वहाँ मैं हमारा कश्मीर, तो उस ऑडियंस तक पहुँचने के लिए उसने बोला कि यार मैं कश्मीरी भाषा में ज़्यादा एग्जैक्टली जिस तरह से आप टारगेट और ऑडियंस करते हैं वो भी रखते हैं। वो भी रखते हैं, एक कनेक्ट होता है। मतलब मुझे लगता है कश्मीरी लोगों को भी कितना अच्छा लगा होगा, कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि मैं अनुपम खेर कश्मीरी भी बोलता हूँ, हाँ सही। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है उससे। हमें लगता है यार देखो हमारी अपनी भाषा में अनुपम खेर बात कर रहा है और उसका भी एक कनेक्ट बढ़ जाता है। जैसे कि सर आपने शुरू में कहा कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है कि वहाँ उर्दू, लेकिन वहाँ उर्दू पढ़े लिखे घराने की एक शनाख्त है, ना कि इस वजह से कि बच्चों को कहा जाए कि नहीं आप उर्दू में चले, वो कश्मीरी समझता होता है, कश्मीरी अच्छी तरह से समझता है, घर में बोलता भी है, लेकिन पढ़े लिखे घराने की एक निशानी होती है वो अपने बच्चों से उर्दू में बात करते हैं। और अगर वो वहाँ ज़रूरी भी है क्योंकि लद्दाख वाले कश्मीरी नहीं समझते हैं, हम लोग डोगरी नहीं समझते हैं, तो वो लिसानी रिश्ता वहाँ है। लिसानी रिश्ता आपको अपनी मातृ ज़बान भूलने से नहीं आएगा। नहीं भूलते तो नहीं है सर, वो तो है, लेकिन वो उनको डोमिनेट करना है। मुझे बताओ यार, आज जिस घर में कश्मीर में जाता हूँ, मेरी अपनी मिसालों में हमारे घरों में अपनी बात भी करता हूँ, मैं भी कश्मीरी हूँ। हम अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं कश्मीर में बात, हम उनसे उर्दू में ही बात करते हैं। सबसे पहले अपनी बुनियादी जो जबान है उनको उसमें हमें एक्सपर्ट करना है ना, पहले बनाना है ना, पहले जो बेसिक्स है जबान की फाउंडेशन। जिस एज में वो आज़ाद नहीं है उस एज में हम उनको महरूम रखते हैं उस जबान से, और उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो टूटी फूटी उर्दू बोले, न वो उर्दू रह जाती है, न वो अंग्रेजी रह जाती है, न वो कश्मीरी रह जाती है। क्या ऐसा नहीं है कि उर्दू वहाँ पर एक इक़्तिदार की ज़बान है होने के हिस्से से स्टेटस सिंबल बन चुका है, स्टेटस सिंबल पावर के साथ साथ और इक़्तिदार के साथ साथ वैसे ही जैसे इंग्लिश के साथ है। अब जो अपर क्लास है वो तो आप उर्दू ही बोल गए, अंग्रेजी अंग्रेजी कश्मीरी फिर जब हम 10 लोगों के सामने बैठेंगे तो अपने बच्चे को बोलेगा इंट्रोड्यूस कर सकता, जब 2 साल का बच्चा अंग्रेजी बोलेगा तो उसको कश्मीरी नहीं आएगी, वो समझते हैं बड़ा बना। इसमें आई सैल्यूट द साउथ इंडियंस। मैं लंदन गया ना, वहाँ मुझे तेलुगु का आदमी तेलुगु में बात कर रहा है, 40 साल से लंदन में रहा है, उसके बच्चे तेलुगु बोल रहे हैं। माय सिस्टर इज इन यूएस, आई वाज हैप्पी टू मीट हर। 2 साल की बेटी अभी आई हमारे पास, फ्लुएंट कश्मीरी बोल रही है, आई वाज शॉक्ड। मैंने उसको बोला कि फख्र की बात है, इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। हम सोच रहे हम जो है दूसरी जबान बोलेंगे, अपनी जबान को भूल गए, इट्स वेरी नॉट बैड। और कोई सवाल? हाँ सर, पहले हम जब न्यूज़ देखते